बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब हम अपना तीसरा सबक शुरू करने जा रहे हैं। इस तीसरे सबक में हम क्या पढ़ेंगे? इस तीसरे सबक में हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी आज के इस सबक में हम पढ़ेंगे कि जुमले कितने तरह के होते हैं। अगर आप हकीकी मानों में देखें तो हमने लेटर की अक़साम भी पढ़ ली, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, इस तरह से वावेल एंड कॉन्सोनेंट। और हमने वर्ड की भी अक़साम पढ़ ली हमने, जैसे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के माने में आप इसको ले सकते हैं। वर्ड कई तरह के होते हैं। और आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो आज का जो हमारा सबक होगा वो जुमले कितने तरह के होते हैं इंग्लिश में, उनको हम पढ़ेंगे। लेकिन इससे पहले हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे ताकि जो कुछ आपने कल सीखा है या कल पढ़ा है या पिछले सबक में पढ़ा है वो अज़बर हो जाए, आपके जहन में उसका यादा हो जाए। तो हमने कल क्या पढ़ा? पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा, जिसको हम उर्दू में अज्ज़ाए कलाम कहते हैं। हमने पढ़ा कि इसकी गुलात किस्में हैं, जिसमें से पहले को हम नाउन कहते हैं, और नाउन से मुराद हर वो लफ्ज़ या हर वो कलिमा है अंग्रेज़ी ज़ुबान का या किसी भी ज़ुबान का जिससे कोई आदमी या कोई जगह या कोई चीज़ सामने आए, तो इसको हम नाउन कहेंगे। दूसरी किस्म है प्रोनाउन। प्रोनाउन कहते हैं जो ऐसा लफ्ज़ या ऐसा कलिमा जो किसी इसम की जगह पर इस्तेमाल हो, उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। उसके बाद हमने वर्ब पढ़ा। वर्ब किसे कहते हैं? जिससे काम का पता चले, इसको हम वर्ब कहते हैं। और उसके बाद हमने पढ़ा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जो किसी नाउन की खूबी या खामी को बयान करे। तो वो वर्ड जो किसी खूबी या खामी को बयान करे उसको हम क्या कहेंगे? एडजेक्टिव कहेंगे। और उसके बाद हमने एडवर्ब के बारे में पढ़ा। एडवर्ब किसे कहते हैं? हर वो लफ्ज़ या हर वो कलिमा अंग्रेज़ी ज़ुबान का जो वर्ब के माने में इजाफ़ा करे या एडजेक्टिव के माने में इजाफ़ा करे या एडवर्ब के माने में ख़ुद इजाफ़ा करे, तो उसको हम कहेंगे एडवर्ब। उसके बाद हमने पढ़ा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कहते हैं कि अंग्रेज़ी ज़ुबान का हर वो लफ्ज़ जो किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल हो, ठीक है, और उसका ताल्लुक़ जिस नाउन से पहले जुड़ा हुआ है उसका ताल्लुक़ किसी जगह से जोड़ दे या किसी सिमत से जोड़ दे या किसी वक्त से जोड़ दे या किसी मकाम वगैरह से जोड़ दे। उसके बाद हमने पढ़ा कंजंक्शन। कंजंक्शन किसे कहते हैं? अंग्रेज़ी ज़ुबान का वो लफ्ज़ या वो कलिमा जो दो या दो से ज़ायद अल्फाज को जोड़े या दो या दो से ज़ायद जुमलों को आपस में जोड़े, उसको हम कहते हैं कंजंक्शन। उसके बाद जो आठवीं किस्म है पार्ट ऑफ स्पीच की, इसको हम बोलते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन किसे कहते हैं? अंग्रेज़ी ज़ुबान का हर वो लफ्ज़ या हर वो कलिमा जो जिसका ताल्लुक़ एहसासात से हो या किसी एहसास को बतलाता हो, और ये कुछ भी हो सकता है, खुशी भी हो सकती है, गम भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है। तो ये रहा कल का इयादा, जो कुछ हमने कल सीखा था उसका हमने इयादा कर लिया। अब हम जा रहे हैं एक्सरसाइज करने। हमने आपको होमवर्क दे रखा था और उम्मीद करता हूँ कि सब लोग होमवर्क करके आए होंगे। ओके, तो हम सबसे पहले मशक करेंगे अल्फाज मानी की, वोकैबुलरी की, ठीक है। और हमारा तरीक़ा वही होगा कि हम आपको पहले कलिमात या अल्फाज दिखाएंगे और आपको उसको दोहराना होगा अपने आप से। और आज का जो होमवर्क है वो नेम ऑफ मंथ से मुतालिक है, और मुझे मालूम है कि जितने भी लोग हैं मुझे सबको याद है नाम महीनों के, क्योंकि सेम नाम है, वही नाम है जो हम अंग्रेज़ी में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन असल क्या है? असल आपका प्रोनंसिएशन है, आप कैसे इसको पढ़ते हैं, ये असल चीज़ है इसमें, क्योंकि आपको अल्फाज मानी याद हैं। तो इसलिए हम इसको यहाँ पर इस तरह नहीं करेंगे, बल्कि हम उर्दू से स्टार्ट करेंगे, उर्दू वाला भाग लेंगे, ठीक है। तो जनवरी को आप इंग्लिश में कैसे कहेंगे, फरवरी को आप कैसे कहेंगे, ये आप हमारे साथ रिपीट करेंगे। हम आपको 3 सेकेंड का वक्त देंगे। जनवरी, जनवरी, फरवरी, फरवरी, मार्च, मार्च, अप्रैल, अप्रैल,
मई, मई, जून, जून, जुलाई, जुलाई, अगस्त, अगस्त, सितंबर, सितंबर, अक्टूबर, अक्टूबर, नवंबर, नवंबर, दिसंबर, दिसंबर। तो ये हमारा आज का नाम से मुतालिक काम था। चूँकि हम सेम ही इस्तेमाल करते हैं, एक ही जैसा इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने आपको वर्ड मीनिंग की प्रैक्टिस नहीं करवाई। हमने सिर्फ इस पर फोकस किया, प्रोनाउंसिएशन पे, नुत्क पे। अब हम चलते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, और वो हिस्सा है आपका अल्फाज मानी, जिसका ताल्लुक़ अफ़आल से है। हमारा तरीक़ा एक ही जैसा होगा। हम आपको वर्ड पढ़कर बताएंगे, आप उसको सुनेंगे और आप उसका अदा करेंगे मानी का। रीसेट, दोबारा तरतीब देना। सेट, तरतीब देना। अब यहाँ पे हो सकता है सेट करने की बीमारी भी आप ले सकते हैं, ठीक है। शट, 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 बंद करना। स्प्रेड, 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 फैलाना या फैलना, दोनों माने इस्तेमाल होते हैं। वेड, 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 शादी करना या निकाह करना। ओके, अब हम चलते हैं डेली मिनट्स की तरफ। रोज़मर्रा के जो आदाब हैं वो हम सीखते हैं या उनकी हम प्रैक्टिस करते हैं। तो हमने आपको बताया था कि कभी कभी हमसे गलती हो जाती है, ठीक है, या हमारी वजह से किसी को तकलीफ हो जाती है, तो हमें एहसास होता है कि हमने गलत किया उसके साथ, या गलती हो गई हमसे। तो उर्दू में बोलते हैं भाई माफ़ कर देना या बहन माफ़ कर देना, मुझसे गलती हो गई, ये सारी चीज़ें बोलते हैं, जो भी तरीक़ा है। तो इंग्लिश में भी इसके तरीक़े हैं, जिसमें से हम कई सारे तरीक़े हैं, किसी एक को ले सकते हैं। जैसे आई एम सॉरी, दूसरा होगा आई एम हार्टली सॉरी। आप दिल से किसी से माफ़ी मांगना चाहते हैं तो आप कहेंगे आई एम हार्टली सॉरी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। लोग यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, एक्सट्रीमली पढ़ते हैं, एक्स नहीं होगा, एक्स होगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, प्लीज पार्डन मी। ये रहा हमारा माफ़ी मांगने का तरीक़ा। अब हम सीखेंगे कि जब हमसे कोई माफ़ी मांगे, मिसाल के तौर पर किसी ने गलती की, हमसे माफ़ी मांग रहा है, तो उसने बोला आई एम सॉरी, आई एम हार्टली सॉरी, प्लीज़ पार्डन मी, आई एम रियली सॉरी। तो हम बोलते हैं उर्दू में कोई बात नहीं, ठीक है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। तो इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं इट्स ओके, इट्स ओके, या दैट्स ओके भी बोल सकते हैं आप। नेवर माइंड, नो प्रॉब्लम, दैट्स ऑल राइट, ओके। नो मैटर, नो मैटर, इसको मैटर या मेटर नहीं पढ़ेंगे, नो मैटर, नो मैटर, नो मैटर। तो ये सारे जुमले हैं जिनका इस्तेमाल हम किसी की गलती या किसी को माफ़ करते वक्त हम करते हैं, जिसमें से डेट्स ओके या इट्स ओके ज़्यादा इस्तेमाल है, या नेवर माइंड भी, या नो प्रॉब्लम भी, ये तीनों ज़्यादा इस्तेमाल है। अब हम आते हैं रीडिंग प्रैक्टिस की तरफ। तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे, हम उसी फार्मूले को लागू करेंगे, उसी फार्मूले के तहत हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, और हम आपको पढ़कर सुनाएंगे और बताएंगे कि लोग कहाँ कहाँ गलतियाँ करते हैं, किस किस तरीके से पढ़ते हैं, और सही प्रैक्टिस क्या होगी। ओके, आई एम गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग। ओके, नाउ मैच योर रीडिंग। I get up early in the morning.
ये है आपका पहला जुमला। अब इसमें लोग पढ़ते हैं ईयरली और इसको अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं। ओके, हम पढ़ेंगे आई गेट अप अर्ली, अर्ली, अर्ली। ओके, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। कुछ लोग इसको पढ़ते हैं मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन इसका सही तलफ़ुज़ होगा इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग, मॉर्निंग। देन आई ब्रश माई टीथ, सब लोग सही पढ़े। एंड मेक, इसको हम पढ़ेंगे मेक, क्या पढ़ेंगे मेक, इसको कुछ लोग मेक पढ़ते हैं मेक। देन आई मेक, जो कि गलत है, हम पढ़ेंगे एंड मेक। इसी तरह से मेकअप, मेकअप, राइट, मेकअप। ओके, मेकअप, तो हम कहेंगे देन आई मेक। और इसको लोग क्या पढ़ते हैं अबुलूशन, और पता नहीं मतलब अलग अलग तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन इसको क्या पढ़ते हैं अबलूशन। ओके, कुछ लोग इसको पढ़ते हैं एब्यूल्यूशन और पता नहीं क्या क्या, लेकिन इसको हम क्या पढ़ते हैं एब्लूशन, एब्लूशन। सो देन आई ब्रश माई टीथ एंड मेक एब्लूशन, एब्लूशन। देन आई गो टू द मॉस्क, इसको लोग क्या पढ़ते हैं मॉस्क्यू, जो कि गलत है। हम क्या पढ़ेंगे देन आई गो टू द मॉस्क एंड प्रे फज्र विद जमात। कुछ लोग इसको पढ़ते हैं परे, नो, नो प्रे, इसको हम बोलेंगे प्रे, प्रे, प्रे। और मैं बता चुका हूँ कि आर को हम थोड़ा सा पूर्व पढ़ेंगे तब बहुत अच्छा लगेगा हमें। तो कहेंगे देन आई गो टू द मॉस्क एंड प्रे फज्र विद जमात। आफ्टर डैट, कुछ लोग इसको आफ्टर पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा खींच देते हैं, जो कि गलत है। हम पढ़ेंगे आफ्टर डैट आई सिट इन द मॉस्क, नॉट मॉस्क्यू, इन द मॉस्क एंड रिसाइट, इसको कुछ लोग रिसीट या कुछ और तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन हम क्या पढ़ेंगे एंड रिसाइट सम पेजेस, सम पेजेस ऑफ द होली कुरान। तो ये है, हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे। एक बार मैं इसको रिपीट करता हूँ इसको ताकि मुकम्मल कर सकूँ। और आपकी जो रीडिंग होनी चाहिए वो उसमें फ्लुएंसी होनी चाहिए, यानी आप अच्छे से पढ़ें, बहुत ज़्यादा वक्फा नहीं होना चाहिए कि आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, इस तरह नहीं पढ़ना आपको। आपको आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए, कहाँ आपको रुकना है, तभी जाके मज़ा आएगा सुनने वाले को। ठीक है, तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें। और ये कब होगा जब आप बार बार पढ़ेंगे और बुलंद आवाज़ से पढ़ेंगे, जैसा कि मैं आप सबको पिछले सबक में भी बता चुका हूँ कि हमें ज़ोर ज़ोर से पढ़ना है ताकि हमारी ज़ुबान टूटे। तो हम कैसे पढ़ेंगे पहले पैराग्राफ को, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, देन आई ब्रश माई टीथ एंड मेक एब्लूशन, देन आई गो टू द मॉस्क एंड प्रे फज्र विद जमात, आफ्टर दैट आई सिट इन द मॉस्क एंड रिसाइट सम पेजेस ऑफ द होली कुरान। तो ये आपका पहला पैराग्राफ ख़त्म हुआ। अब हम बात करने जा रहे हैं दूसरे पैराग्राफ की। इसमें हम पढ़ेंगे देन आई कम टू माई होम एंड टेक बाथ एंड देन आई सिट इन द डाइनिंग हॉल, नॉट डिनिंग हॉल। क्या पढ़ेंगे इन द डाइनिंग हॉल, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। अच्छा, इसको हम लोग उर्दू में बोलते हैं हाल, ठीक है, डाइनिंग हॉल चल जाएगा, लेकिन इंग्लिश में जब आप पढ़ेंगे तो कहेंगे डाइनिंग हॉल, थोड़ा सा इसको पूरा पढ़ेंगे हॉल। अब इसको हॉल भी मत करते हैं कि मतलब सुराख का माना दे दे, हॉल थोड़ा सा पूरा पढ़ेंगे। तो हम कहेंगे देन आई कम टू माई रूम, हम पढ़ेंगे और कहेंगे देन आई कम टू माई होम एंड टेक बाथ एंड देन आई सिट इन द डाइनिंग हॉल टू टेक ब्रेकफास्ट। यहाँ पे 90% लोग इसको ब्रेकफास्ट पढ़ते हैं। देखिए, एक चीज़ होती है ब्रेकफास्ट अलग अलग, ब्रेक अलग फास्ट अलग, इसका मतलब होता है रोज़ा खोलना। अगर ये अलग अलग इस्तेमाल हो, ब्रेक अलग हो और फास्ट अलग हो, तब वहाँ पढ़ेंगे ब्रेकफास्ट, रोज़ा खोलना या रोज़ा तोड़ना। लेकिन यहाँ पे जो ही ये नाश्ते के माने में है, ठीक है, नाश्ता जो आप करते हैं, तो इसको हम बोलेंगे ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट।
तो हम क्या कहेंगे, आई सिट इन द डाइनिंग हॉल टू टेक ब्रेकफास्ट। आफ्टर ब्रेकफास्ट आई गो टू माई कॉलेज एंड स्टडी देयर इन क्लास। अच्छा, कुछ लोग उसको क्लास पढ़ते हैं जो कि गलत है, क्या क्लास, ओके। क्लास भी नहीं करना, बिल्कुल कालास भी नहीं करना है, बल्कि मीडियम में रखना है। और हम कहेंगे आई गो टू माई कॉलेज एंड स्टडी देयर इन क्लास। I stay there for hours and then I come back to my home and have my lunch and then I take a rest for a while। इसको लोग while पढ़ते हैं, हुआ इसकी आवाज़ नहीं आएगी। while मतलब बहुत ही मामूली आपको H का साउंड निकालना है। तो आप कहेंगे then I take a rest for a while and then I do my homework। क्या पढ़ेंगे, होमवर्क, होमवर्क नहीं, क्या पढ़ेंगे, I do my homework। In this way I pass my days and this is my daily। कुछ लोग इसको क्या पढ़ते हैं, डेली, डेली नहीं है बल्कि क्या होगा, डेली, डेली, ओके। और ये क्या होगा, रूटीन, थोड़ा सा यहाँ पे यू को आपको पढ़ना होगा, रूटीन। कुछ हम लोग उर्दू में रूटीन पढ़ते हैं या रूटीन पढ़ते हैं ना, लेकिन इंग्लिश में हमें, उर्दू में चलेगा, उर्दू में आप रूटीन ही पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में आप इसको थोड़ा सा या का साउंड लाएंगे और कहेंगे आई पास माई डेज एंड दिस इज़ माई डेली रूटीन, रूटीन, ओके। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखें कि इंग्लिश का जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो इंग्लिश ही में अच्छा लगेगा। अगर आप इसको उर्दू में फॉलो करने लग जाएं तो थोड़ा सा भोड़ा हो जाएगा। जैसे कि हम बात करें डाइनिंग हॉल, हम डाइनिंग हॉल बोलते हैं सिंपली, लेकिन आप वहाँ जो डाइनिंग हॉल तो थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन आप जब इंग्लिश पढ़ेंगे तो आप इस चीज़ का ख्याल रखेंगे। तो इस तरह से हम इसको पढ़ते हैं। चलिए एक बार फिर से हम आपको पढ़कर सुनाते हैं और आप मैच करें कि आप किस तरह पढ़ रहे थे और सही क्या होगा। और यकीन जाने कि अगर आप मेहनत करते हैं तो इंशाल्लाह आप मुझसे अच्छा पढ़ सकते हैं। आप ये मत मानिए कि मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, नहीं, मैं कभी सोचता ही नहीं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ रहा हूँ, लेकिन ये है कि मैं कोशिश करता हूँ कि अच्छा हो, कोई गलती ना हो, ठीक है। तो आप अगर मेहनत करें, कोशिश करें, प्रैक्टिस करें तो आप मुझसे अच्छा पढ़ सकते हैं इंशाल्लाह, ओके। तो एक बार फिर से पढ़ता हूँ ताकि सारी बातें वाज़ेह हो जाएं। चूँकि हम पहला पैराग्राफ पढ़ चुके हैं इसलिए मैं दूसरे को पढ़ूँगा। Then I come to my home and take bath and then I sit in the dining hall to take breakfast. After breakfast, I go to my college and study there in class. I stay there for hours and then I come back to my home and have my lunch and then I take a rest for a while and then I do my homework. In this way, I pass my days and this is my daily routine. And this is my daily routine. तो ये आपका रीडिंग का काम था जिसको हमने किया और आपने मैच किया होगा और आपको अंदाज़ा होगा कि आप ब्रेकफास्ट पढ़ रहे थे जबकि ब्रेकफास्ट है, आप इसको मॉस्क्यू पढ़ रहे थे जबकि ये मॉस्क है, आप पढ़ रहे थे वाइल जबकि ये वाइल है, थोड़ा सा ही आप साउंड निकालेंगे। आप इसको पढ़ रहे थे होमा वर्क लेकिन ये होम वर्क है। आप पढ़ रहे थे डाइनिंग हॉल जबकि ये डाइनिंग हॉल थोड़ा सा पुर करके, या डिनिंग हॉल आप पढ़ रहे थे जबकि ये डाइनिंग हॉल है। आपको अंदाज़ा होगा कि आप रूटीन पढ़ते थे या रूटीन बहुत ज़्यादा मत के साथ, लेकिन ये क्या रूटीन थोड़ा सा अलग है। तो इस तरह से आपको अंदाज़ा होगा कि आपको कुछ नया प्रोनाउंसिएशन या नुत्क सीखने को मिला है। तो इस तरह से अगर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हमारे सबक को पूरा करेंगे, हमारा कोर्स पूरा करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और तो ये आपका था काम प्रैक्टिस का, रीडिंग का। अब हम ग्रामर एक्सरसाइज करेंगे और जैसा कि मैंने बताया था कि मैं जब शुरू करूंगा तो मैं मैच करूंगा। अब आपको मैच करना होगा कि आपको कितना समझ में आया। तो मैं एक्सप्लेन करूंगा और आप मैच करेंगे कि कितना सही है आपका, और मैं बताऊंगा कि मैंने ये नाम क्यों दिया है इसको, ताकि आपको समझ में आए कि हाँ मेरा गलत था या सही था, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करने जा रहे हैं। पहला जुमला है बिबिन लिव्स इन न्यू दिल्ली। बिबिन लिव्स इन न्यू दिल्ली। बिबिन लिव्स इन न्यू दिल्ली। बिबिन ये क्या होगा, ये हम इसको नाउन देंगे।
नाउन क्यों होगा? क्योंकि यह एक आदमी का नाम है, एक पर्सन का पता चलता है हमें। लिव्स, इसको हम कहेंगे वर्ब। ये वर्ब है क्योंकि काम का पता चलता है। लिव के माने होते हैं रहना। इन, इसका मतलब होता है में, जो कि ये प्रीपोजिशन होगा। और न्यू दिल्ली आप जानते हैं ये नाउन है। और देखिए ये प्रीपोजिशन है जो कि रब्त पैदा कर रहा है न्यू दिल्ली का और बिबिन का, किसके साथ? एक जगह के साथ, एक मकाम के साथ। ठीक है, बिबिन कहाँ रहता है? दिल्ली में। तो बिबिन का और न्यू दिल्ली का रब्त पैदा किया किसने? इन ने। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रीपोजिशन। हिज, ये प्रोनाउन होगा। फादर, ये नाउन होगा। हिज प्रोनाउन क्यों होगा? क्योंकि ये किसकी जगह पे इस्तेमाल हुआ है? बिबिन की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। और प्रोनाउन की तारीफ क्या है कि हर वो वर्ड जो किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल हो उसको हम प्रोनाउन कहेंगे। तो यहाँ पे हिज प्रोनाउन होगा क्योंकि ये बिबिन के अब्बू के बारे में बात हो रही है। फादर नाउन होगा क्योंकि इससे आदमी का पता चलता है। इज, मैंने बताया, इसको हम वर्ब कहेंगे। गरचे इसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं लेकिन इसको हम वर्ब मानेंगे यहाँ पे। जैक, आप जानते हैं कि आदमी का नाम है तो ये नाउन होगा। उसके बाद ही, ये प्रोनाउन होगा क्योंकि ही का जो इस्तेमाल हुआ है बिबिन की जगह पे हुआ है। इज वर्ब होगा। फ्रॉम प्रीपोजिशन होगा। न्यूयॉर्क, ये नाउन होगा क्योंकि जगह को बतला रहा है। ही, ये फिर से प्रोनाउन होगा क्योंकि बिबिन की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। इज हेल्पिंग वर्ब या आप इसे वर्ब का नाम देंगे। इंजीनियर, इंजीनियर, ओके, इंजीनियर नहीं, इंजीनियर, ये नाउन होगा जिससे एक इंजीनियर, उर्दू में इंजीनियर होगा लेकिन इंग्लिश में इंजीनियर नहीं होगा, ये बात याद रखें। इंजीनियर इंग्लिश ही में अच्छा लगता है पढ़ने में। तो इंजीनियर, इंजीनियर मेरा ये उर्दू मतलब है, इंग्लिश में इंजीनियर होगा। तो जो इंजीनियर है ये यहाँ पर नाउन होगा कि एक आदमी की शक्ल सामने आ जाती है कि हाँ ये इंजीनियर इस तरह के होते हैं। उसके बाद है हिज, इसको हम प्रोनाउन कहेंगे। क्यों प्रोनाउन कहेंगे? क्योंकि ये बिबिन की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। फेवरेट, ये क्या है? ये इसको हम कहेंगे एडजेक्टिव, पसंदीदा, मुफज्जल। ठीक है। गेम, ये नाउन होगा। गेम का मतलब खेल होता है, खेल। तो हमें समझ में आता है कि हाँ खेल कोई चीज़ है, ऐसे ऐसे होती है चीज़। अगर आप गेम को खेलने के माने में लेते हैं एज अ वर्ब तो ये वर्ब हो सकता है लेकिन यहाँ पे ये नाउन ही इस्तेमाल होगा। ठीक है, क्योंकि फेवरेट ये नाउन, ये जो एडजेक्टिव है ये नाउन ही पे इस्तेमाल होता है। इज, ये होगा आपका हेल्पिंग वर्ब या आप वर्ब कहेंगे इसको। टेनिस, ये आपका नाउन है। उसके बाद हिज, ये आपका प्रोनाउन होगा जो कि बीबी की जगह पे इस्तेमाल हुआ है। फेवरेट सेम थिंग कि ये क्या होगा? एडजेक्टिव होगा, सिफत। फूड, ये नाउन होगा। इज वर्ब होगा। बिरयानी, ये नाउन होगा। हिज, ये प्रोनाउन होगा। फेवरेट, ये आपका बनेगा एडजेक्टिव। कलर, ये आपका नाउन बनेगा। इज हेल्पिंग वर्ब। ब्लैक, ये भी आपका एडजेक्टिव बनेगा जो कि काले को बतला रहा है। हिज प्रोनाउन होगा। हॉबी नाउन। इज, इसे हम कहेंगे वर्ब। रीडिंग, इसको हम कहेंगे, इसको भी वर्ब कहेंगे। बुक्स, इसको हम नाउन कहेंगे। अब अगर हम रीडिंग बुक्स को लें, ठीक है, अलग अलग ना लें बल्कि हीज हॉबीज रीडिंग बुक्स, इस पूरे जुमले के एतबार से लें तो यहाँ पे जो रीडिंग है ये नाउन के तौर पर इस्तेमाल होगा। ठीक है, लेकिन आपको इतनी डीपली जाने की ज़रूरत नहीं, हमें हमें एक एक वर्ड के हिसाब से इसकी दर्जाबंदी करनी है। तो रीडिंग का मतलब होता है पढ़ना, तो हम इसको एज अ वर्ड भी लेंगे यहाँ पे। ठीक है, एज अ वर्ब लेंगे, लेकिन एक्चुअल में यहाँ पे इस जुमले में ये एज अ वर्ब इस्तेमाल नहीं हुआ है लेकिन हम एज अ वर्ड ले रहे हैं एक एक वर्ड के हिसाब से, तो इसको हम क्या कहेंगे? वर्ब। तो ये आपका है, आपने मैच किया होगा, आप क्या करके लाए हैं आपको अंदाजा होगा। तो गोया कि हमने जो ग्रामर का हिस्सा पढ़ा था उसको हमने हल कर लिया। अब हम पढ़ने जा रहे हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, नया लेसन जो आज का लेसन है। हम इसमें पढ़ेंगे कि जुमले की कितनी किस्में होती हैं, लेकिन हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ओके, अब हम अगला सबक पढ़ने जा रहे हैं और आज का हमारा जो अगला सबक है वो किसके बारे में है? काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। तो काइंड्स का मतलब होता है अक़साम, जिसकी सिंगुलर या वाहिद आती है काइंड, लेकिन इसको हम क्या पढ़ते हैं? काइंड्स, जिसका मतलब होता है अक़साम। और ऑफ का मतलब होता है का, की, के।
और सेंटेंस का मतलब होता है जुमला। तो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का क्या मतलब होगा? काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस का मतलब होगा जुमले की अक़साम। तो आज हम पढ़ेंगे कि जुमले कितने तरह के होते हैं, और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अलग अलग नाहिए से जुमले की मुख्तलिफ़ किस्में हैं, लेकिन आज की जो हम किस्म आपको पढ़ाएंगे वो माने के एतबार से है। ठीक है, जुमले माने के एतबार से कितनी किस्में होती हैं, तो इसकी कुल 4 किस्में हैं। पहले को हम बोलते हैं, जुमले की 4 किस्में हैं। पहले को हम बोलते हैं डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। दूसरे को हम बोलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरे को हम बोलते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस। चौथे को हम बोलते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब हो सकता है कि आप पहली बार सुन रहे हो, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आपको सुनने में, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह धीरे धीरे आप सब सीखेंगे। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। अब हम बात करेंगे इसकी पहली किस्म की, जिसको हम क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। तो अगर हम लफ्ज़ एसर्ट को लें, खाली ये जो एसर्ट है इसको लें या डिक्लेयर को लें। डिक्लेयर, अगर आप क्रिकेट वगैरह देखती हैं या आपने सुना होगा डिक्लेयर कर देना, यानी ऐलान कर देना या बताना। तो डिक्लेयर या असर्टिव का मतलब होता है बयान करना, बताना या ख़बर देना। तो इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? अगर हम इसको नाम दे दें डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस का, इसका मतलब ये है कि वो जुमला जिसमें हम कोई ख़बर दे रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में ख़बर दे रहे हैं। तो गोया कि हर वो जुमला जिसमें आप किसी चीज़ को डिक्लेयर कर रहे हैं या असर्ट कर रहे हैं या बयान कर रहे हैं या बता रहे हैं, उनको हम क्या कहेंगे? डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं द बॉय ड्रिंक द वाटर, लड़के ने पानी पी लिया। तो इस जुमले में आप खबर दे रहे हैं कि कोई लड़का था, उसने पानी पी लिया। इसी तरह से आई रिसाइट द होली कुरान डेली, इसका मतलब होगा कि मैं रोज़ाना कुरान करीम की तिलावत करता हूँ। इसमें भी आप खबर दे रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, असर्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं आई डू नॉट गो टू द मार्केट, मैं बाजार नहीं जाता हूँ। इसमें भी आप खबर दे रहे हैं। ठीक है, तो डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस ये 2 तरह के हो सकते हैं। आप मुस्बत में भी खबर देते हैं और मनफी में भी खबर देते हैं। जैसे कि मनफी में आई डू नॉट गो टू द मार्केट, तो इसमें आप खबर दे रहे हैं। तो अगर आप नॉर्मली किसी चीज़ को बता रहे होते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। इसके दूसरी किस्म की बात करेंगे जिसको हम कहते हैं इंट्रोगेटिव। इसका मतलब होता है, इंट्रोगेट का मतलब होता है पूछताछ करना, सवाल करना, पूछना। इंट्रोगेट का मतलब होता है पूछना, सवाल करना। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्या मतलब आपको समझ में आ रहा है? इसका मतलब ये है कि वो जुमला जिसमें सवाल किया जा रहा है, तो गोया कि पता चला हर वो जुमला जिसमें कोई सवाल किया जा रहा है, चाहे वो नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, मुस्बत में हो या मनफी में हो, उसको हम क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप कहें वाई वर यू एब्सेंट फ्रॉम द क्लास, आप क्लास से गैर हाजिर क्यों थे, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सवाल किया जा रहा है। दूसरी मिसाल अगर आप देखें, वेयर डज योर फादर लिव, आपके वालिद साहब कहाँ रहते हैं, इसमें भी सवाल किया जा रहा है, पूछा जा रहा है। तीसरी मिसाल अगर लें, हुज कार इज दिस, ये किसकी कार है। चौथी मिसाल अगर आप देखेंगे, वाई आर यू नॉट कमिंग हियर, आप यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। तो इन चारों जुमलों को आप देखें और गौर करें कि इसमें क्या बात की जा रही है। इसमें खबर नहीं दी जा रही बल्कि पूछा जा रहा है, सवाल किया जा रहा है। और इंट्रोगेट का मतलब होता है पूछना, सवाल करना। तो गोया कि हर वो जुमला जिसमें सवाल किया जाए किसी चीज़ के बारे में, चाहे वो पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में, उसको हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम बात करेंगे इसकी जो तीसरी किस्म है जिसको हम बोलते हैं इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव का मतलब होता है लाजमी या हुक्मिया, या हुक्म देना या लाजिम करना या वाजिब करना। तो जब इम्परेटिव का मतलब होता है लाजमी या हुक्म वाला, तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है वो जुमला जिसमें किसी चीज़ को लाजिम करार दिया जाए हुक्म दे करके, या वो जुमला जिसमें किसी चीज़ का हुक्म दिया जाए, उसको हम बोलेंगे इम्परेटिव सेंटेंस।
मिसाल के तौर पर अगर आप कहें डू नॉट गो टू द मार्केट एट दिस टाइम, इसमें आप उसको मना करके लाजिम कर रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं नहीं जाने का। इसी तरह से आप कहते हैं कम टू द क्लास डेली, आप हुक्म दे रहे हैं या गुजारिश कर रहे हैं, ठीक है, कि आप क्लास रोज़ आना आएँ। आप कहते हैं गिव मी माई मोबाइल, तो इसमें भी आप हुक्म दे रहे हैं किसी छोटे से कि मेरा मोबाइल दे दो अब। तो हर वो जुमला जिसमें किसी चीज़ की आप तलब करते हैं या आप सिफ़ारिश करते हैं या आप हुक्म देते हैं या किसी चीज़ को करने को कहते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? इम्पेरेटिव सेंटेंस। चौथी जो किस्म है उसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी का क्या मतलब होता है कि अजीब-ओ-गरीब, तो अजीब-ओ-गरीब का मतलब होता है हैरत का इज़हार करना, एहसासात से उसका ताल्लुक़ होना। तो इसका मतलब ये होता है कि वो जुमला जिसमें इंसान किसी एहसास को ज़ाहिर करे, बतलाए, उसको हम बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। मिसाल के तौर पर हुर्रा, माय टीम वन द मैच। अब आप देख रहे हैं कि खुशी का इज़हार कर रहा है, इसमें इज़हार पाया गया खुशी का। इसी तरह से आप कहते हैं हाउ ब्यूटीफुल दिस मॉस्क इज़, ये मस्जिद कितनी खूबसूरत है, इसमें भी एहसास जुड़ा हुआ है। आप कहते हैं हाउ ब्यूटीफुली ही रिसाइट्स द होली कुरान, कितने बेखूबसूरत अंदाज में, कितने अच्छे अंदाज में वो कुरान मुक़द्दस की तिलावत करता है या कर रहा है। इसमें भी आप देख रहे हैं कि इसका ताल्लुक़ एहसास से जुड़ा हुआ है। तो हर वो जुमला जिसका ताल्लुक़ एहसास से हो, फीलिंग से हो, ताज्जुब पाया जाए, हैरत का इजहार पाया जाए, उसको हम बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो खुलासा क्या हो जो कुछ हमने अभी पढ़ा, उसका खुलासा ये है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में माने के एतबार से 4 किस्में हैं। पहली किस्म है डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। इसका मतलब होता है हर वो जुमला जिसमें किसी चीज़ के बारे में ख़बर दी जाए। चूँकि डिक्लेयर का मतलब ही होता है ख़बर देना, बतलाना, इसलिए हर वो जुमला जिसमें किसी चीज़ के बारे में ख़बर दी जाएगी उसको हम कहेंगे डिक्लेरेटिव या असर्टिव सेंटेंस। इसकी दूसरी किस्म है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेट का मतलब होता है पूछना, सवाल करना, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होगा हर वो जुमला जिसमें किसी चीज़ के बारे में सवाल किया जाए, चाहे आप नेगेटिव में बात करें या पॉजिटिव में बात करें। इसकी तीसरी किस्म है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव का मतलब होता है हुक्मिया, यानी हुक्म देना, लाजिम करना। तो इम्परेटिव सेंटेंस का क्या मतलब होगा? हर वो सेंटेंस जिसमें किसी चीज़ का हुक्म दिया जाए, तलब किया जाए, सिफारिश की जाए, मशवरा दिया जाए, उसको हम कहेंगे इम्परेटिव सेंटेंस। चौथी किस्म है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है हर वो जुमला जिसमें एहसास जुड़ा हो, जिसका ताल्लुक़ एहसास से हो, उसको हम बोलेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये खुलासे कलाम है जुमलों की अक़साम का, और आज के इस लेसन में ग्रामर से मुताल्लिक़ जो बातें होनी थी वहीं पर ख़त्म होती हैं। अब आपको इनको समझना है। मैं आपको बताता चलूँ यहाँ पर कि मैं जो आपको अभी जो कुछ पढ़ा रहा हूँ ये आपके आगे के लिए पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि आगे इन्हीं सारी चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ तक कि अगर आप स्पीकिंग भी करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को आपके लिए जानना ज़रूरी होगा। इसीलिए हम आपको वही सारी चीज़ें पढ़ा रहे हैं जिनकी आपकी ज़रूरत है। अब हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइजेज़ की। हम आज की मश्क में क्या-क्या सीखेंगे, क्या-क्या जानेंगे, वो हम देखेंगे। तो पहली चीज़ है हस्बे मामूल, वोकैबुलरी यानी वर्ड और मीनिंग। और हस्बे मामूल सबसे पहले हम नामों को जानेंगे। तो सबसे पहले आज हम क्या जानेंगे? मौसमों के नाम या मौसम के नाम आप कह सकते हैं। ठीक है, नेम्स ऑफ सीजन्स। ठीक है, नेम्स का मतलब नाम। अगर आप जमा लाएंगे तो नामों होगा, लेकिन यहाँ पे नहीं हो सकता नामों, मौसमों के नामों, वो जुमलों में अलग अलग नाहीं से इस्तेमाल होता है। तो नेम्स ऑफ सीजन, सीजन का मतलब होता है मौसम। ठीक है, तो आप यहाँ मौसम के नाम भी कह सकते हैं या मौसमों के नाम, दोनों चल सकता है। सीजन का मतलब होता है मौसम। ठीक है, तो हम सबसे पहले जानेंगे मौसम के नाम। और मुझे लगता है कि अक्सर लोगों को पता होगा, लेकिन शायद कुछ लोगों को ना पता हो, और जिनको पता होगा वो लोग अपना नुत्क सही करेंगे इंशाल्लाह। तो जो सबसे पहला है वो है ऑटम। क्या है? इसको हम पढ़ते हैं ऑटम। ऑटम या आटम नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे? ऑटम। ऑटम का क्या मतलब होता है? मौसम ख़िज़ा या पतझड़ जिसे कहते हैं। दूसरा है समर। इसको हम क्या पढ़ेंगे? समर। समर नहीं पढ़ेंगे या समर नहीं पढ़ेंगे, समर। समर इसका मतलब होता है मौसम गर्मा या शॉर्ट में गर्मी जिसे कहते हैं। तीसरा है विंटर। विंटर नहीं, इंटर, जैसे इंटर, विंटर, ये उर्दू में चल सकता है, लेकिन इंग्लिश में आपको इसको क्या पढ़ना होगा? विंटर। थोड़ा सा र को ऊपर पढ़ेंगे।
इसका मतलब होगा मौसम सरमा, यानी जिसे आप सर्दी कहते हैं या ठंडी कहते हैं, जो भी माना दें। उसके बाद है रेनी। अच्छा, कुछ लोग इसको रैनी पढ़ते हैं, रैनी या रैनी नहीं होगा, बल्कि क्या पढ़ेंगे हम, रेनी। थोड़ा सा रेनी, रेनी। रेनी का मतलब होता है बारिश का मौसम। उसके बाद है स्प्रिंग। स्प्रिंग का क्या मतलब होगा, मौसम बहार। तो ये मौसमों के नाम है ऑटम, समर, विंटर, रेनी एंड स्प्रिंग। अब हम बात करेंगे डायरेक्शंस की, जिसे हम सिमत कहते हैं, जिसकी जमा सिमतें आती हैं। तो डायरेक्शन का मतलब होता है सिमत। ठीक है, अब मुझे लगता है अक्सर लोगों को मालूम है, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं ताकि हमारा जो नुत्क है वो सही हो जाए, हम पे एतमाद हो जाए, हम पूरे वसूख के साथ कहेंगे, किसी के सामने बोलेंगे तो हमें इंशाल्लाह डर नहीं लगेगा। तो ईस्ट, ईस्ट का मतलब होता है मशरिक। वेस्ट, वेस्ट नहीं क्या पढ़ेंगे, वेस्ट। और यह है नॉर्थ, नॉर्थ। इसको लोग क्या पढ़ते हैं, नॉर्थ। नॉर्थ नहीं होगा, ओ यहाँ पे ओ है, इसका साउंड निकालेंगे, क्या कहेंगे, नॉर्थ, नॉर्थ। उसके बाद है साउथ, साउथ। साउथ का मतलब जुनूब। अप मीन्स ऊपर, डाउन, डाउन नहीं, डाउन, डाउन मीन्स नीचे। राइट, राइट, राइट नहीं, राइट, राइट। थोड़ा सा रा फुल पढ़ेंगे, मैं हमेशा बताता हूँ आपको। राइट, अब बिल्कुल राइट भी ना कर दें आप। राइट, हल्का सा प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह हो जाएगा। राइट मीन्स दाएं। लेफ्ट, लेफ्ट मीन्स क्या मतलब होता है, बाएं। तो ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, अप, डाउन, राइट, लेफ्ट, ये सिमतों के नाम हैं। तो ये आपका नाम से मुतालिक आपकी एक्सरसाइज है, इनको आपको याद करना होगा ताकि आप स्पीकिंग में इनको इस्तेमाल कर सकें। अगर आप एक बार देखें इन अल्फाज को तो आपको अंदाज़ा होगा कि वाकई में इनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी स्पीकिंग में। और या जो कुछ मैंने आपको अभी तक पढ़ाया है, यानी अल्फाज माने की बात करें अगर हम, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वाकई में हमें इनकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अप, डाउन, राइट, लेफ़्ट, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इन सब की आपको ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए आपको याद करना होगा। अब हम बात करने जा रहे हैं अफ़आल की। और अभी तक जो हमने अफ़आल पढ़े हैं उनकी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों फॉर्म एक ही होती हैं, लेकिन अब हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं इनमें थोड़ा सा फ़र्क आएगा। और फ़र्क ये है कि इनकी फर्स्ट फॉर्म अलग होगी। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म अलग होगी, सेकंड और थर्ड एक जैसी होगी। तो आज के सबक में हम पढ़ेंगे, और हमने हस्बे मामूल आपको 5 ही दिए हैं। ठीक है, जिसमें पहला वर्ड है behold, behold। इसको लोग क्या पढ़ते हैं, behold। हम लोग पढ़ते हैं behold, behold नहीं है, behold। हल्का सा ई की, आप हल्की आवाज निकालेंगे ई की, क्या पढ़ेंगे, behold, behold। तो क्या पढ़ेंगे, behold। और इसको क्या पढ़ेंगे, सेकंड फॉर्म behold, behold। थर्ड behold। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे behold, behold, behold। ठीक है, चेंज हो रहा है आपका, सेकंड थर्ड एक है, फर्स्ट अलग है, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखेंगे। दूसरा है बेंड, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म बेंट, बेंट इसका मतलब होता है झुकना। बाइंड, इसको बिंड नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, बाइंड, बॉन्ड, बॉन्ड इसका मतलब होता है बांधना। ब्लीड, ब्लीड का मतलब होता है खून बहना, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी ब्लड, ब्लड। ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, इसका इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी ब्रॉट, ब्रॉट। लेकिन लोग क्या पढ़ते हैं, ब्राउट, ब्राउट गलत है, ब्राउट नहीं होगा, ब्रॉट, ब्रॉट, ब्रॉट। ठीक है, तो ये आपके लिए आज के अफ़ाल से मुताल्लिक एक्सरसाइज है। अब हम आगे बढ़ते हैं डेली मिनट्स। आज के इस हिस्से में हम सीखेंगे, अगर आपको कोई शख्स कुछ दे रहा है, मिसाल के तौर पर बिस्किट लेके आया, आपको दे रहा है, बैठे हैं आप, लेकिन आप कबूल नहीं करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उस क्या कहेंगे, नो थैंक यू। सिर्फ आप नो नहीं कहेंगे, सिर्फ नो कहेंगे तो थोड़ा सा अच्छा नहीं माना जाएगा, मतलब ऐसा लगता है आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हैं, आप उससे नाखुश हैं, आप उससे नाराज़ हैं। तो अगर आप नहीं लेना चाहते हैं तो क्या कहेंगे,
नो थैंक यू। दूसरा तरीका हो सकता है नो थैंक्स। तीसरा तरीका हो सकता है नो थैंक यू वेरी मच। चौथा हो सकता है नो थैंक यू सो मच। ठीक है, यही जो कुछ आपने थैंक यू को जो कुछ आपने थैंक यू के हिस्से में सीखा है वही है, बस आपको नो लगाना है क्योंकि आप मना करना चाहते हैं। ठीक है, आप इसको थैंक यू पढ़ेंगे, थैंक यू नहीं पढ़ेंगे। नो थैंक यू, नो थैंक्स, नो थैंक यू वेरी मच, नो थैंक यू सो मच। तो इस तरह से आप उस चीज़ को मना करेंगे इज्जत और एहतराम के साथ, गुस्से से नहीं। अब हम सीखेंगे कि अगर कोई इंसान हमसे कुछ मांग रहा हो, मिसाल के तौर पर हमसे हमारा साथी ये पेन मांग रहा है हमसे, ठीक है, और हम उसे देना चाहते हैं, तो हम कैसे कहेंगे तो ठीक है, ये लीजिए, ये लीजिए, ये लीजिए मोहतरम, ये लीजिए जनाब, ये रहा, ये रही। तो इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे इसको? इंग्लिश में हम कहेंगे यस प्लीज़। मिसाल के तौर पर कोई आपसे कहता है क्या मैं आपका कलम ले सकता हूँ, मे आई टेक योर पेन? तो आप देना चाहते हैं यस प्लीज़, यस प्लीज़। दूसरी शक्ल हो सकती है व्हाई नॉट, क्यों नहीं, ये लीजिए, व्हाई नॉट, क्यों नहीं। तीसरी शक्ल हो सकती है विथ ग्रेट प्लेजर। यहाँ पे आप प्लीजर नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? विथ ग्रेट प्लेजर, प्लेजर, विथ ग्रेट प्लेजर। लोग गलती करते हैं, प्लीजर ही पढ़ते हैं, आप इसको प्लेजर, प्लेजर, विथ ग्रेट प्लेजर कहेंगे। और अगली शक्ल हो सकती है बाय ऑल मीन्स। ना बिल्कुल, बिल्कुल बाय ऑल मीन्स, जितने भी तरीके हैं, मतलब बिल्कुल, आप बिल्कुल ले सकते हैं। और ओ यस, क्यों नहीं, ओ यस यस यस, जी बिल्कुल लीजिए, आप ही के लिए चीज़ है। तो इस तरह से हम एक्सप्रेस करेंगे अपनी इजाज़त को, या ज़ाहिर करेंगे, बताएंगे सामने वाले को कि आप वो चीज़ देना चाहते हैं। तो हमने बस इतना ही लिखा ताकि, क्योंकि अगर आप देखें 5 यहाँ पे हो गए और इससे पहले भी बहुत कुछ है, तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हमने आपको सिर्फ 2 ही तरीके बताए। और जो कुछ भी तरीके आपको बताए जा रहे हैं, सारी चीज़ों को आप अप्लाई करना शुरू करें, उनको याद रखें, ताकि जब आप स्पीकिंग करें या आपकी जब प्रैक्टिस होगी तो आप इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर सकें अपनी चीज़ों में, अपनी बातों में। अब हम बात करेंगे रीडिंग प्रैक्टिस की। ठीक, रीडिंग प्रैक्टिस हस्ब मामूल होगी हमारी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपके सामने हमने खोल कर रख दिया है कि एक्सरसाइज क्या है, और आप देखेंगे कि वही पुरानी ही एक्सरसाइज है, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस हैं। और वो चेंजेस ये है कि जो पुरानी एक्सरसाइज थी वो थी रोज़ाना आप क्या करते हैं, लेकिन आज की जो है वो पास्ट की है, यानी आज आपने क्या क्या किया। ठीक है, तो आज की जो एक्सरसाइज है वो है कि आपने आज क्या किया, गोया कि पास्ट से है, पास्ट से मुताल्लिक है। और मैंने दोबारा इसको इसलिए दिया है वही चीज़, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। हम चेक करेंगे कि आपने हमारे लेसन को सही से सुना कि नहीं सुना, और जो गलतियाँ आपकी थी उसको आपने सही की कि नहीं। एक चीज़ याद रखें कि प्रोनंसिएशन या नुत्क आपका सही होना चाहिए, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। और मैंने आपको बताया कि आप अपनी गलतियाँ लिख लें कॉपी, इसीलिए आपसे कहा गया कि आप कॉपी लेकर आएँ और आप अपनी गलती वहाँ पे लिख लें कि मैं इसको ब्रेकफ़ास्ट पढ़ता था या पढ़ती थी, लेकिन ये ब्रेकफ़ास्ट है। ठीक है? अब आप ज़रूर लिखें इस गलती को, या लोग क्या गलतियाँ करते हैं, उन सारी चीज़ों को आप इस कॉपी में लिखें। आगे चल कर के आप मुझे थैंक यू ज़रूर बोलेंगे कि मैंने आपको ये आइडिया दिया था, इंशाअल्लाह। तो ये आपका होमवर्क है, आप यहाँ से ले सकते हैं इस होमवर्क को, या हमारी किताब से ले सकते हैं, या हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं, जहाँ से भी आपको आसानी हो। अब हम बात करेंगे ग्रामर एक्सरसाइज की। चूँकि हमने आपको जुमलों की कितनी किस्में हैं, ये आपको बतला दिया है, तो आपको जुमलों की किस्मों को पहचानना होगा। और ये जुमले कुल 10 हैं, इसमें आपको सिर्फ़ लिखना है कि ये कौन-सा सेंटेंस है। मिसाल के तौर पर रमन इज़ माय फ्रेंड, तो आप इसको कैसे लिखेंगे? ये तो बिल्कुल आसान और सादा-सा, सिंपल सा है। आप सीधे इसको उतार लेंगे अपनी कॉपी में, और आप शॉर्टकट मत मारिएगा कि वहाँ पे मैं शो करूँगा तो क्या ज़रूरत है लिखने की। आप लिख लीजिए, आप लिख लेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है? कम से कम 10 जुमले तो लिख लेंगे इसी बहाने आप। तो आप ये मत सोचिए सामने है तो मैंने यहाँ 1 लिख के लिख दूँ और यहाँ पे कौन सी किस्म में लिख दूँ, फिर 2 लिखूँ, फिर यहाँ पे कौन किस्म में लिख दूँ। ऐसा ना करें आप। आप इनको उतार लें एक पेज में, कम से कम आप इसी बहाने लिख लेंगे, और आप इसके सामने लिखेंगे कौन सी किस्म है, यहाँ लिखेंगे कौन सी किस्म है, यहाँ लिखेंगे कौन सी किस्म है। तो इस तरह से आप इस एक्सरसाइज को करके आएँगे। और मेरी बात आप एक बार फिर से सुनें कि आप इसको एक बार ज़रूर उतारेंगे
अपनी कॉपी में, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और जब भी आप लिखें तो आप उसको ज़ुबान से पढ़ें ताकि आपकी ज़ुबान टूटे उस पर। तो ये सारी मशक़ें हैं कल के लिए जिनको आपको करके लाना होगा। और हमारा आज का सबक यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाअल्लाह फिर आपसे मिलेंगे अगले सबक में नए जोश के साथ, नई बातों के साथ और नए जुमलों और अल्फाज़ व कलिमात के साथ।